हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हर एक क्वेश्चन से संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप 1 से लेकर 7 तक का सेट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो शिक्षा सेवा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे शिक्षा सेवा फैमिली से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 kg द्रव्यमान के एक पिंड में निहित ऊर्जा कितनी होगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है 16 जूल। तो देखिए ये तो न्यूमेरिकल दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 8 मीटर ऊंचाई और 20 kg द्रव्यमान दिया है और क्या पूछा जा रहा है, ऊर्जा। तो ऊर्जा हम लोग क्या जानते हैं, यानी वर्क निकालना है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, mgh। m कितना है 20 kg, उसके बाद g कितना दिया हुआ है 10, और h कितना है, h है 8 मीटर। इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 और डबल 0 यानी कितना आ जाएगा 1600 जूल, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमको देखना है कि कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक था जिन्होंने द्रव पर यानी उत्प्लावन का नियम दिए थे, यानी द्रव से संबंधित इनका नियम था। तो इसमें देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिया गया कि कौन है जो द्रव से संबंधित नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए लैक्टोमीटर जो कि दूध की शुद्धता मापती है। तो दूध क्या है, लिक्विड में आ जाएगा, तो ये भी द्रव में आ गया। उसके बाद पनडुब्बी, ये भी पानी में चलती है, तो ये भी द्रव में आ गया। उसके बाद हाइड्रो क्या होता है, द्रव की अपेक्षिक आर्द्रता मापता है, तो ये भी जल से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइग्रोमीटर जो कि क्या होता है, नमी की अपेक्षिक आर्द्रता मापता है। इस प्रकार अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर, जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बाकी यह तीनों आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। अब देखिए यहाँ पे अमोनियम, तो अमोनिया का क्या होता है, NH4, उसके बाद सल्फेट SO4। अब इसका हम लोग वैलेंसी जानेंगे तो कितना हो जाता है 2 और इसका होता है 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के तब तो हम कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए NH4, ये 2 वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो NH4 होल 2 SO4, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH4 होल 2 SO4। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर क्या होता है। तो क्या होता है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसको भूरा रंग की परत चढ़ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इस प्रकार अगर हम चारों ऑप्शन के देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लाल भूरा पाउडर द्वारा लिपित। अब देखिए जब लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है कि उसका भार बढ़ जाता है, और जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3xH2O। यह क्या होता है, जंग का केमिकल फार्मूला होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर जंग से बचाना है तो लोहे पर क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जिंक की परत जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो क्वेश्चन भी आता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो लोहे पर हम जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पेशियों के ऊतकों को संकुचन और विराम करके गति करने में मदद करता है। तो कौन करता है, तो यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, देखिए यहाँ पे संकुचन और उसके बाद विराम। तो संकुचन विराम किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी संकुचनशील प्रोटीन होता है जो पेशियों के ऊतक को संकुचन भी कराता है और विराम करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व में 3 कक्षक होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं। किस तत्व में, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी में हमको देखना है कि किस तत्व में। तो देखिए आर्गन है यहाँ पे, आर्गन, तो आर्गन के परमाणु संख्या अगर देखेंगे तो कितना होता है 18। तो देखिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2
8 8 2 10 हो गया, इसको 8 और चाहिए तो 8 हो गया। पहला के कक्षा हो गया, ये एल हो गया और कितना होगा एम। तो कह रहा है 3 कक्षा भी होना चाहिए और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होना चाहिए। तो एकमात्र यहाँ पे चारों में देखेंगे तो आर्गन ही है, इसमें देखिए 2 यहाँ पे और 8 8 2 10 10 8 कितना हो जाएगा 10 8 18, जो कि 2 के में हम जानते हैं 2 होता है इलेक्ट्रॉन, एल में कितना होता है 8 और यहाँ पे लास्ट में भी आ गया 8, कुल मिला के 18। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आर्गन, जो कि 3 कक्षा में इसका पूरा इलेक्ट्रॉन भर चुका है। अगला क्वेश्चन है भी वेग से गतिमान हिम द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा। तो देखिए कितना भी वेग से, तो संवेग का क्या होता है डायरेक्ट हम जानते हैं P इक्वल टू एम वी, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या किसके नाम से जानते हैं संवेग के। तो यहाँ पे V और M, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा एम वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो किसके संकुचन के परिणाम स्वरूप नवजात शिशु जन्म लेते हैं, तो किसके ऑप्शन नंबर डी गर्भाशय के संकुचन के फलस्वरूप बच्चा पैदा लेता है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल के बता दें आपको दोस्तों, ये 2 से 3 का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें कौन सा तत्व का इस्तेमाल किया जाता है निकेल का। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आप याद रखिएगा हाइड्रोजनीकरण करने में किस तत्व का इस्तेमाल निकेल का। अगला क्वेश्चन है कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों अगर कठोर जल को अगर हमको नॉर्मल बनाना है तो उसमें सोडियम कार्बोनेट का यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है केमिकल फार्मूला Na2CO3, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं, या इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि किसका यौगिक है सोडियम का। अगला क्वेश्चन है गलत कथन की पहचान कीजिए ओम के नियम के अनुसार। तो देखिए ओम के नियम क्या होता है कि किसी भी चालक तार के बीच जो प्रवाहित धारा है वो किसके समानुपाती होता है विभवांतर के। तो देखिए यहाँ पे जो भी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो भी यहाँ पे कांस्टेंट समानुपाती है तो एक कांस्टेंट आएगा भी बराबर आई के आई और यहाँ कांस्टेंट आता है आई आर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं आई बराबर भी बटा आर। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन देखेंगे आई बटा आर बराबर कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट यहाँ पे प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध आई बटा तो आर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे का किस में आएगा गुना में। तो पहला ही ऑप्शन है जो कि क्या है गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस सब भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए भी आई के अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती। देखिए भी आई के समानुपाती है तो ये सही है। दूसरा भी बटा आई, देखिए यहाँ पे देखेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा भी बटा आई, तो ये भी सही है। उसके बाद भी बराबर आई आर देख रहे हैं यहाँ पे ये भी भी बराबर आई आर, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा था ऑप्शन नंबर ए जो कि गलत है। तो इस तरह पहचान सकते हैं कि कौन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कणों के बीच आकर्षण बलों के आरोही क्रम में निम्नलिखित पदार्थों की व्यवस्था कीजिए। देखिए आकर्षण बलों के आरोही का मतलब क्या बढ़ते क्रम में हमको बताना है। देखिए 4 यहाँ पे दिया गया है पदार्थ, एक नाइट्रोजन है, एक जल है और मोम है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कणों के बीच आकर्षण किसके बीच कम होता है, मतलब आरोही में तो सबसे पहले कम उसके बाद ज़्यादा वाला को लिखेंगे। तो सबसे कम गैस का होता है, तो गैस इसमें कौन है नाइट्रोजन। तो पहले नाइट्रोजन आ जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन के बाद गैस के बाद द्रव आता है। तो द्रव में क्या हो जाएगा जल आ जाएगा यानी H2O। उसके बाद कौन हो जाएगा मोम, यानी सबसे ज़्यादा मोम, उसके बाद जल, उसके बाद नाइट्रोजन, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले नाइट्रोजन, उसके बाद जल, उसके बाद मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। अब देखिए हमको मोलिक्यूलर वेट निकालना है, तो क्या होता है देखिए यहाँ पे सिंपल H2SO4 है, H2SO4 तो क्या होगा यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, 2 है तो 2 हो जाएगा प्लस। उसके बाद देखिए सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32 प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो 4 है तो 16 चुका 64। सभी को कल जोड़ेंगे तो कितना आएगा
98। 98 इसका क्या आ जाएगा, टोटल आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों एकदम सिंपल है, हम लोग जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, यानी प्रति एकांक आयतन में जो किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग घनत्व के नाम से जानते हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए पहला ऑप्शन है द्रव्यमान प्रति इकाई। द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल तो होगा नहीं, आयतन इसका सही आंसर होगा। क्या होगा कि आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान, यानी देखिए आयतन हो गया प्रति इकाई द्रव्यमान, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और बात कर लेकर यूनिट अगर निकालेंगे तो द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी, और आयतन का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब, यह इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए हमको कैसा पता चलेगा कि यह अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। दोस्तों आपको याद रखिएगा कि जो मेटल होता है यानी धातु, इसका ऑक्साइड क्षारीय होता है, और जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल, उसका जो ऑक्साइड होता है अम्लीय होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, उसके बाद सल्फर है। हम जान रहे हैं तीनों जो तत्व है क्या है, अधातु है, यानी नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डोब्राइनर त्रिक का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डोब्राइनर त्रिक क्या है। तो देखिए डोब्राइनर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने अपना नियम दिया था तिर्यक नियम। तिर्यक नियम क्या था कि अगर तीन तत्व लेते हैं आप, त्रिक का मतलब तीन, कोई भी अगर तीन तत्व है तो उसके जो किनारे वाले परमाणु द्रव्यमान का अगर हम औसत निकालते हैं तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हम समझते हैं कि वह किस नियम का पालन कर रहा है, तिर्यक नियम का। तो चेक कर लेते हैं, देखिए पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए पोटेशियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। पोटेशियम का कितना होता है, देखिए पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19। तो 19 दूना 38, एक 39 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्लोरीन का कितना होता है, 17 दूना यानी 35 लगभग होता है। इसका हम बट्टा 2 कीजिए, 2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 14 4 3 3 6 1 7, 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2 3 6 और 2 7 37। अब देखिए फ्लोरीन जो कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 9 9 दूना 18, एक 19 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 37। तो इस प्रकार पहला ही ऑप्शन है जो कि डोब्राइनर त्रिक का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये भी है, चेक कर सकते हैं आप तीनों का, तीनों डोब्राइनर त्रिक नियम का पालन करता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यानी निम्न का मतलब है इस चारों ऑप्शन में से देखना है। तो कौन सी धातु, हम लोग जानते हैं कि कुछ अधिकांश जो धातु है जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन कुछ ऐसे धातु है जो कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जैसे आपको बता दें कौन कौन आएगा, एल्युमिनियम, जिंक, दोनों ये धातु है। और भी धातु है जो कि गर्म पानी या ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिंक, जो कि ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मास्टर ग्रंथि हम किसके नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि या इसी का एक और नाम होता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो आपसे दोनों में से जो है मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि या इसी का नाम क्या होता है, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है, 18 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। देखिए यहाँ पे विभवांतर कितना है, 18 वोल्ट, उसके बाद आवेश कितना दिया गया, 4। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वर्क, यानी W बराबर क्या होता है, W बराबर वी क्यू, यानी वी कितना है, देखिए वी है 18 और क्यू कितना है, 4 कूलम। गुना करेंगे 18 चुका 72, और वर्क है तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, यानी 72 जूल हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे बने ईंधन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कार्बनिक पदार्थ द्वारा यानी मतलब सड़े गले पदार्थ द्वारा जो ईंधन बनता है उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? यानी अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विविधता कौन होता है? लैंगिक प्रजनन द्वारा लाया जा सकता है। तो लैंगिक प्रजनन जो कि यौन प्रजनन के भी नाम से जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल समझिए एक न्यूमेरिकल ही है जिसको हम रट कर नहीं बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है कितना किया जा रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर रहा है यानी 2n। तो पूछा जा रहा है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में क्या रिलेशन होता है? v = n लैम्डा, जहाँ पे n क्या है? फ्रीक्वेंसी है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का कोई चर्चा नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n = क्या हो जाएगा? 1/λ। अब देखिए n को हम कितना कर रहे हैं? 2 गुना, तो 2n हो जाएगा 1/λ। अब देखेंगे जब तो यहाँ पे n ये 2 इसमें गुना में आ जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 1/2λ। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जो लैम्डा है इसका कितना गुना हो जा रहा है? 1/2 गुना हो जा रहा है तरंगदैर्घ्य का। इसका मतलब है यह तरंगदैर्घ्य का कितना हो गया? आधा हो जा रहा है, यानी मूल का आधा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मूल का आधा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1/2 है। तो इस प्रकार इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 200 न्यूटन के निरंतर बल के साथ एक एलिवेटर द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी है। तो देखिए फोर्स कितना है? 200 न्यूटन। उसके बाद देखिए वर्क कितना दिया गया है? 1000 जूल। तो हम लोग जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है? Fs। तो F कितना है? 200, और वर्क दिया है कितना? 1000, और हमको यहाँ पे दूरी निकालना है। तो S 2 0 से काट दीजिए, 2 0 और 2 बचे 10, यानी S कितना हो गया? 5 मीटर, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेंस सूत्र होता है। तो क्या होता है लेंस सूत्र? 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। ये तो लेंस सूत्र हो गया था जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है? देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे देखिए 1/f 1/v माइनस 1/u, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए दर्पण सूत्र बताइए, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए दर्पण सूत्र में क्या है? प्लस हो जा रहा है, और लेंस सूत्र में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। जहाँ पे f क्या है? फोकस दूरी, v क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी, u क्या होता है? वस्तु दूरी। तो दोस्तों आज हम लोग देखें 25 क्वेश्चन जो कि सेट नंबर 7 था। इसमें देखें कि इसमें किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और इसका लेवल क्या था। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ।